गुड मॉर्निंग एंड वेलकम टू स्टडी एक्यू माय डियर फ्रेंड्स। मैं हूं प्रशांत मावानी। आई होप यू ऑल आर डूइंग गुड। आज 23 मार्च 2021 है, दिन है ट्यूसडे। आप में से एक स्टूडेंट ने ये कमेंट लिखी है, आपको बहुत सारे लोग ये ताना मार रहे हैं कि क्या करेगा इतना पढ़कर। इसका जवाब मैं देना चाहूँगा इस पर्टिकुलर सीन से। ये विल स्मिथ की एक बहुत ही फेमस फिल्म है, द परस्यूट ऑफ हैप्पीनेस। जब भी वक्त मिले या फिर वक्त निकाल कर इस फिल्म को ज़रूर देखिएगा। इस फिल्म में जो विल स्मिथ हैं वो अपने बेटे से कहते हैं कि अगर तेरा कोई सपना है तो इस सपने की रक्षा तुझे ही करनी है। लोग जो हैं वो खुद जो चीज़ें नहीं कर सकते उसके बारे में तुझे भी ये कहेंगे कि तू भी ये चीज़ नहीं कर सकता। तो आई होप आपको इसका आंसर मिल गया होगा। इन लोगों के बारे में मत सोचिए, क्या करेगा इतना पढ़कर, राइट। ये उनका कोई प्रश्न नहीं है, राइट। उनके साथ जुड़ी हुई ये बात ही नहीं है। वो खुद नहीं पढ़ सकते, वो खुद आगे नहीं बढ़ सकते, इसलिए आपको रोकने की कोशिश कर रहे हैं। स्टे अवे फ्रॉम दिस सॉर्ट ऑफ पीपल। और आपको ये बात थोड़ी कड़वी लगेगी, लेकिन सुनिए, डोंट लिसन टू दिस पीपल। अगर आप इनकी ऐसे लोगों की बातें सुनते हैं तो उनका कसूर नहीं है, आपका है, राइट। आपके कान के ऊपर आपका कंट्रोल होना चाहिए। एंड अगर नहीं है तो प्रैक्टिस कीजिए, रास्ता ढूंढिए कि कैसे आप इन सारे लोगों से दूर रह सकते हैं। आपका जीवन है, आपको संभालना है। कुछ आर्टिकल्स हैं हमारे टेबल के ऊपर, इंटरेस्टिंग आर्टिकल्स हैं, फाइनेंशियल न्यूज़ भी है। उससे पहले डियर फ्रेंड्स, अगर आप यूपीएससी की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो एक ऑनलाइन स्मार्ट कोर्स स्टडी आईक्यू लेकर आया है। सब्जेक्ट्स और कोर्स के फीचर्स आपकी स्क्रीन के ऊपर है। ज़्यादा जानकारी के लिए डाउनलोड करें हमारा मोबाइल ऐप, या फिर आप हमारी वेबसाइट को भी विजिट कर सकते हैं। हमारे लेक्चर की पीडीएफ को डाउनलोड करने के लिए चेक आउट माई टेलीग्राम चैनल। यू कैन फॉलो मी ऑन फेसबुक। कल जो प्रश्न पूछे थे उनके आंसर्स हैं। ऑस्ट्रेलिया -270 सेल्सियस माइनस, राइट, एंड निकोबार मेगापॉड। तो दिस इज़ द राइट। आई थिंक इस पर्टिकुलर क्वेश्चन को लेकर बहुत सारे रॉन्ग आंसर्स आए हैं, तो द राइट आंसर इज़ निकोबार मेगापॉड। कैसा लगता है ये निकोबार मेगापॉड, बताइए। मैं चाहता हूँ कि आप मुझे लेट्स से राइट फेसबुक या फिर इंस्टाग्राम पर आई वांट पिक्चर ऑफ दिस निकोबार मेगापॉड। देखते हैं कितने स्टूडेंट्स जो हैं वो राइट पिक्चर मुझे सेंड करते हैं। आप मुझे मैसेज में सेंड कर सकते हैं, या यू कैन पोस्ट इट। आई डोंट नो हाउ यू विल डू इट, यू नो हाउ टू डू इट, इज़न्ट इट? आप एक्सपर्ट हैं इन सारी चीज़ों में, तो ओके। तो लेट्स मूव ऑन। आज का पहला प्रश्न है कि भारत और म्यांमार के बीच में एक एग्रीमेंट है। इस एग्रीमेंट के तहत यह है कि म्यांमार का जो लोकल व्यक्ति है जो बॉर्डर के आसपास रहता है वो भारत में 16 किलोमीटर अंदर तक आ सकता है और 14 डेज तक यहाँ पर रह भी सकता है। तो इस एग्रीमेंट का नाम क्या है? ये एक बहुत इंपॉर्टेंट एग्रीमेंट है, ये न्यूज़ में भी काफ़ी रहा है, तो इसके बारे में आपको पता होना चाहिए। फिर एक दूसरा प्रश्न है कि ओरावैक्स एक बहुत ही इम्पोर्टेंट ये टॉपिक है। कोविड-19 की वैक्सीन है और ये टैबलेट फॉर्म में है, इंजेक्शन फॉर्म में नहीं है। तो भारत ने किस देश के साथ मिलकर इसको बनाया है, राइट? ये 4 ऑप्शंस हैं। आइडेंटिफाई द राइट पेयर। फिर नेम द डिफेंस सेक्रेटरी ऑफ यूएसए। अब सेक्रेटरी शब्द जो है यूएसए में, हम यहाँ पर जो मिनिस्टर कहते हैं, हमारे डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह हैं, इसी प्रकार से यूएसए के जो डिफेंस मिनिस्टर हैं उनको डिफेंस सेक्रेटरी कहते हैं। तो उनका नाम क्या है? वो भारत की एक यात्रा पर भी आए थे। और आज का हमारा पहला टॉपिक इसी बात के साथ जुड़ा हुआ है, फ्री एंड ओपन। यूएसए के डिफेंस सेक्रेटरी या फिर सेक्रेटरी ऑफ डिफेंस जो हैं वो भारत की यात्रा पर आए थे। वो हमारे नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र अजीत डोभाल साहब को भी मिले, वो हमारे एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर को भी मिले, और वो हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब को भी मिले। नाउ डियर फ्रेंड्स, रिमेंबर वन थिंग कि बाइडन एडमिनिस्ट्रेशन, जो जो बाइडन हैं, वो इलेक्शन जीते और उनके एडमिनिस्ट्रेशन ने अभी चार्ज संभाला है। और स्टार्टिंग के डेज़ में जिन जिन देशों में विजिट्स होती हैं, तो वे सारे देश जो हैं वो प्रायोरिटी लिस्ट में होते हैं, वे सारे देश इम्पोर्टेंट देश माने जाते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी साहब जब
पहली बार प्रधानमंत्री बने तो पहला देश उन्होंने जो विज़िट किया दैट वाज भूटान। और उसके बाद जहाँ तक मुझे याद है इट्स बिन व्हाट नियरली 7 years नाउ, बट जहाँ तक मुझे याद है इट वाज जापान। पहला जो इस रीजियन के बाहर पहला कोई देश था तो दैट वाज जापान। तो ये जापान और भारत की फ्रेंडशिप का इंपॉर्टेंस दिखाता है, और पहला देश वाज भूटान, तो ये भी एक इंपॉर्टेंस दिखाता है। तो दिस इज जस्ट वन एग्जाम्पल। तो बाइडन एडमिनिस्ट्रेशन के एक बहुत ही इम्पोर्टेंट मिनिस्टर भारत की यात्रा पर आते हैं। इसका मतलब ये है कि भारत जो है वो बाइडन एडमिनिस्ट्रेशन के लिए एक बहुत ही इम्पोर्टेंट देश है। देखिए, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि सबसे इम्पोर्टेंट देश है। व्हाट आई एम सेइंग इज कि ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट देश है। तो टॉप अगर 10 देश का लिस्ट बनाया है तो उसमें आपको भारत कहीं पर देखने को मिलेगा। इट्स नॉट नेसेसरी के नंबर 1 पोजीशन इंडिया की है, लेकिन टॉप 10 टॉप 20 में आपको देखने को मिलेगा। सेक्रेटरी ऑफ डिफेंस या फिर डिफेंस सेक्रेटरी जो हैं यूएसए के, वो साउथ कोरिया और जापान की विजिट के बाद भारत पहुंचे। तो हमसे पहले ये 2 देश हैं जो इम्पोर्टेंट, और इसमें कोई वो भी नहीं है क्योंकि जापान के साथ भी हमारे अच्छे रिलेशनशिप हैं, साउथ कोरिया के साथ भी अच्छे रिलेशनशिप हैं, और उसके बाद वो यहाँ पर आए थे। और उनकी विज़िट जो है वो क्वाड समिट के बाद हुई। क्वाड समिट भी बहुत ही इंपॉर्टेंट, पहली बार दिस वाज द फर्स्ट क्वाड समिट यानी कि जो प्राइम मिनिस्टर लेवल के लोग हैं, जापान के प्राइम मिनिस्टर, फिर इंडिया के प्राइम मिनिस्टर, ऑस्ट्रेलिया के प्राइम मिनिस्टर और यूएसए के प्रेसिडेंट। तो इस लेवल के टॉप जो सबसे पावरफुल लोग हैं उनके बीच में एक डिस्कशन हुई थी, ये क्वाड की फर्स्ट समिट। फिर इंडो पैसिफिक को लेकर भी डिस्कशन हुई, बातचीत हुई। इंडो पैसिफिक आपकी स्क्रीन के ऊपर है। दिस इज इंडियन ओशियन हियर। ये वाला जो पोर्शन है, दिस होल बिग रीजन इज पार्ट ऑफ इंडो पैसिफिक। यहाँ पर देख सकते हैं दिस इज यूएसए। आई एम श्योर आपको पता होगा ये कनाडा है, ये यूएसए है। यहाँ पर हमें दिख रहा है चाइना। नाउ थिंग इज के जापान की विजिट के ऊपर गए थे डिफेंस सेक्रेटरी, और उसके बाद साउथ कोरिया। अब नॉर्थ कोरिया और यूएसए के रिलेशनशिप आप जानते होंगे। चाइना नॉर्थ कोरिया को सपोर्ट करता है, आई एम श्योर ये भी आपको पता होगा। चाइना और यूएसए के रिलेशनशिप कैसे हैं, आई एम श्योर ये भी आप जानते होंगे। तो ऐसे मौके पर, और चाइना और जापान को लेकर भी इश्यूज चलते रहते हैं, जो क्वाड में डिस्कशन चीज़ें हुई थी शिनकाकू आइलैंड्स को लेकर। तो जापान और साउथ कोरिया दोनों की विजिट जो है वो इस पॉइंट ऑफ व्यू से, एक पर्टिकुलरली ये सारी जगहों पर एक चीज़ कॉमन है, दैट इज़ चाइना। तो दैट इज़ वन थिंग। ओके, नाउ लेट्स मूव ऑन टू मोर इंडिया साइड। भारत के साथ जुड़ी हुई जो बातें हैं उसको करते हैं। 3 बड़े टॉपिक्स डिस्कस हुए। एक है बायलैटरल टाइज, जो हमारे द्विपक्षीय रिलेशनशिप हैं, फिर इंडो पैसिफिक, और तीसरी चीज़ जो है दैट इज़ अफगानिस्तान। अब इंडो पैसिफिक के बारे में मैंने ऑलरेडी आपको एक्सप्लेन अभी कर दिया है। बायलैटरल की बात करें, द्विपक्षीय रिलेशंस की बात करें, और ध्यान रखिए यहाँ पर कौन आया था, डिफेंस सेक्रेटरी आए थे। फाइनेंस सेक्रेटरी या फिर ट्रेजरी के सेक्रेटरी या फिर हमारे फाइनेंस मिनिस्टर वहाँ की विजिट पर जाते तो बिजनेस और इन सारी चीज़ों के बारे में डिस्कशन करते हैं। लेकिन ये डिफेंस सेक्रेटरी आए हैं तो उन्होंने ये कहा है कि दोनों देशों ने ये लिमाओ, फिर कोमकासा, बेका, ये 3 एग्रीमेंट्स के बारे में बातचीत की। इसके अलावा इंफॉर्मेशन शेयरिंग, एंड लॉजिस्टिक्स, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। एआई लिखूं तो आपको समझ में आ जाएगा ना, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। और स्पेस एक ऐसा क्षेत्र है कि अब स्पेस जो है ये भी एक जोन बनता जा रहा है जब हम डिफेंस की बात करें। पहले क्या था कि लैंड, एयर और सी, ये 3 चीज़ें थी। अब एक और एडिशन होता जा रहा है, दैट इज़ स्पेस। तो दिस इज़ वन थिंग दैट आई वांट यू गाइस टू कीप इन माइंड। ओके, तो ये टॉपिक्स के बारे में बातचीत हुई। इसके अलावा अफ़गानिस्तान की बात करें तो
अभी हम बात कर रहे थे अफ़गानिस्तान में से यूएसए को एग्ज़िट होने की। अब इंडिया की जब हम बात करते हैं, इंडिया और अफ़गानिस्तान की, तो इंडिया डिफेंस के डिफेंस वाइज इंडिया इसमें इन्वॉल्व नहीं है अफ़गानिस्तान में, लेकिन हम डेवलपमेंट चाहते हैं और हमने डेवलपमेंट को लेकर वहाँ पर डैम्स बनाए हैं, वहाँ की पार्लियामेंट की बिल्डिंग, वहाँ के एजुकेटर्स को ट्रेन करना, हॉस्पिटल की फैसिलिटीज़, तो ये सारी चीज़ें। तो ये एक बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल भारत प्ले कर रहा है और आने वाली जो डिस्कशंस हैं उसमें यूएसए चाहता है कि भारत भी ऐड हो जाए, लेकिन भारत मिलिट्री पॉइंट ऑफ व्यू से यहाँ पर एंगेज होना नहीं चाहता है। इसके अलावा बाइडन एडमिनिस्ट्रेशन जो है, डिफेंस सेक्रेटरी ने ये कहा, ये कात्सा को लेकर काफ़ी सीरियस है। कात्सा जो है वो भारत को, ये रशिया से जो हमने ये चीज़ें ऑर्डर की हैं, इनका नाम है S-400। ये एक प्रकार की सैम है, सैम यानी कि सरफेस टू एयर मिसाइल। कोई आपका फाइटर जेट आपकी टेरिटरी में आ गया तो ये जो ये ट्रक हैं इसमें मिसाइल्स हैं, तो ये ऑटोमेटिकली इसको आइडेंटिफाई कर लेगी, यहाँ से मिसाइल निकल जाएगी और इस इंट्रूडिंग प्लेन को तोड़ देगी। तो दैट्स हाउ इट वर्क्स। तो ये अगर हमने ख़रीदा तो हमारे ऊपर सैंक्शंस लगाए जा सकते हैं। अब देखते हैं आगे क्या होता है। और LAC डिस्प्यूट को लेकर देखिए, हमें चाइना के साथ प्रॉब्लम है, लेकिन ये जो LAC वाला प्रॉब्लम है वो हम एक बायलैटरल इश्यू इसको गिनते हैं। हम नहीं चाहते कि इसमें कोई भी बीच में अपनी टांग लड़ाए, तो हमने ये रिक्वेस्ट की थी कि इस टॉपिक को लेकर ज़्यादा डिस्कशन ना हो या फिर खुले में बात ना हो, और ऐसा ही हुआ। तो ये सारी चीज़ें हुई इस विज़िट में। मैंने मोस्ट इम्पोर्टेंट की हाइलाइट्स जो हैं वो आपको समझा दी है। Now let's talk about getting it right on the LAC disengagement. बहुत सारे लोग ऐसे हैं, just a second, stay with me for 1 second please. Right, okay. Okay, right. Getting it right on the LAC disengagement. 10 फरवरी 2021 को इंडिया और चाइना के बीच में एक एग्रीमेंट होता है कि पैंगोंग लेक एरिया जो है वहाँ से पुल बैक करेंगे, यानी कि वहाँ से हम पीछे हट जाएंगे, हम यानी कि दोनों साइड्स, चाइना एज वेल एज इंडिया। अब बहुत सारे राइटर्स हैं, बहुत सारे लोग ऐसे हैं, पॉलिटिशियंस कुछ ऐसे हैं जिन्होंने ये स्टेटमेंट्स दिए हैं कि भारत ने बाउंड्री जो है वो सरेंडर कर दी, भारत ने चाइना के सामने घुटने टेक दिए। तो इसका ये जवाब है, ये आर्टिकल जो है वो एक एक्स डिप्लोमेट लिखते हैं, एक्सपर्ट हैं इस मैटर्स के। तो उन्होंने लिखा है कि भारत ने कुछ भी सरेंडर नहीं किया है, हमने घुटने नहीं टेके हैं। और ये जो भी बातें कर रहे हैं, लोगों का ये भी कहना है कि भारत ने जो बजट एलोकेशन है वो भी कम कर दिया है डिफेंस का। लेकिन अगर हम देखें कि 1 फरवरी 2021-2022 की बात करें तो फाइनेंस मिनिस्टर ने बजट के टाइम पर कैपिटल प्रोक्योरमेंट की बात जब की, तब उन्होंने जो पैसे एलोकेट किए हैं, इट इज़ 18.75% मोर। पिछले 15 सालों में इतना ज़्यादा कभी भी हमने डिफेंस को लेकर, प्रोक्योरमेंट को लेकर, कैपिटल प्रोक्योरमेंट को लेकर इतना बड़ा अनाउंसमेंट कभी नहीं किया है। भारत की सिचुएशन जो है वो हमें बहुत ही अच्छी तरीके से समझनी है, क्योंकि हमारे इर्द गिर्द दो ऐसे देश हैं, एक है पाकिस्तान, एक है चाइना। ये दोनों देश जो हैं ये हमारे दुश्मन देश हैं, उनके साथ हमारे वॉर्स हो चुके हैं, और ये दोनों दुश्मन जो है वो दोस्त। तो इट्स लाइक दैट, चाइना और पाकिस्तान जो है वो एक दूसरे के बहुत अच्छे दोस्त हैं, और ये सारी बेसिक चीज़ें आप जानते भी होंगे। तो ये जो इल्ज़ाम लगाया गया है कि गवर्नमेंट ही सारे डिसीजंस लेती है, गवर्नमेंट आर्मी को कंट्रोल में रखती है, द थिंग इज़ सरकार ने जो सीनियर रैंक के ऑफिसर हैं, जो वाइस चीफ के बिलो के जो रैंक के ऑफिसर्स हैं, क्या पता है उनके पावर्स कितने हैं? वो 200 करोड़ रुपए की चीज़ें जो हैं वो ख़रीद सकते हैं। लेकिन
they can procure things. You can see here, the government has enhanced the delegated financial powers up to 200 crore in senior ranks below the rank of vice chief as well to facilitate procurement. अगर कोई चीज़ें खरीदनी है तो इतनी बड़ी अमाउंट की चीज़ें जो हैं वो डिफेंस नेसेसिटी हैं, देन दे कैन प्रोक्योर इट. तो इतना पावर जो है वो सरकार ने दिया है. प्रोसीजर और ओवरसाइट को इम्प्रूव करने की वजह से जो फंड्स आपको दिए, आपको अगर 1 लाख रुपए दिए गए हैं और एक साल में आप 1 लाख रुपए में से सिर्फ 50,000 रुपये ही खर्च कर पाते हैं, बाकी के 50,000 ऐसे ही पड़े रहते हैं. तो ये जो सिचुएशन पहले हमें देखने को मिलती थी, पिछले 4 सालों में ये सिचुएशन देखने को नहीं मिली है. देयर इज़ नो सरेंडरिंग ऑफ फंड्स ओवर द लास्ट 4 ईयर्स. भारत सरकार ने टॉप प्रायोरिटी दी है मिलिट्री मॉडर्नाइजेशन को, इंडिजनाइजेशन को और डिफेंस एक्सपोर्ट्स को. अभी हम कुछ दिनों पहले एक आर्टिकल पढ़ रहे थे, आपको याद होगा, डिस्कस कर रहे थे. फिलीपाइंस को हम एक मिसाइल बेचने वाले हैं. बताइए क्या है उस मिसाइल का नाम? स्टिक योर आंसर इन द कमेंट सेक्शन. रोड्स, ब्रिजेस और दूसरे ऐसे क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करें तो बहुत सारी नई चीज़ें, हमने बहुत सारे वीडियोस भी बनाए हैं. इनफैक्ट आपको मिलेंगे हमारे चैनल के ऊपर के कितने इंपॉर्टेंट ब्रिजेस और अलग अलग जगहों की एक इनॉग्रेशन जो है उसके साथ जुड़े हुए न्यूज़ हमने आपके साथ तो शेयर किए थे, वीडियोस शेयर किए हैं. फिर ये एक बहुत ही फेमस रोड है, DSDBO, दारबुक श्योक दौलत बेग ओल्डी. फिर अटल रोहतांग टनल जो हैं, इसको भी लॉन्च कर दिया गया है. तो इससे भी जो लॉजिस्टिक्स लूप है वो काफ़ी कम हो जाता है, ट्रैवलिंग टाइम कम हो जाता है. और नरेश चंद्र कमेटी ने जो रिकमेंडेशंस दिए थे मिलिट्री मॉडर्नाइजेशन और इन सारी चीज़ों को लेकर, तो मोस्ट ऑफ द रिकमेंडेशंस आर इम्प्लीमेंटेड. डिपार्टमेंट ऑफ मिलिट्री अफेयर्स सरकार ने क्रिएट किया, चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ को अपॉइंट किया और बहुत जल्द थिएटर कमांड्स भी रियलिटी बन जाएंगे. India has neither accepted the unilateral definition of China's so-called line of actual control of 1959 or its subsequent mutants. 1959 में चाइना ने जो LAC प्रोजेक्ट की या फिर LAC का प्रपोजल रखा, तो ना तो हमने उसको एक्सेप्ट किया है, ना कि उसके बाद के जो भी उसके नए वर्जन्स देखने को मिले हैं उनको हमने एक्सेप्ट किया है. चाइना जो है वो अपनी LAC यहाँ तक मानता है, ये येलो लाइन जो है वहाँ तक, भारत की यहाँ तक है. अब देखिए ये अक्साई चीन वाला एरिया जो है वो हमारा ही तो है. तो अगर चाइना कहीं पर भी ये कह रहा है यहाँ पर है LAC, यहाँ पर LAC, तो बेसिकली वो हमारे ही क्षेत्र की बात कर रहा है. तो जो लोग ये कह रहे हैं कि हमने भारत ने घुटने टेक दिए, देखिए आपको ये समझना है कि ये हमारे ही एरिया में चाइना अलग अलग लाइंस बनाने की बात कर रहा है, तो कोई चांस ही नहीं है कि हम ये कहें कि इसको एक्सेप्ट करें. दूसरी चीज़ कि कई लोगों का कहना ये है कि ये कैलाश रेंज जो है उसमें हमारी एक पर्टिकुलर वहाँ पर एक पॉइंट है, कैलाश या फिर इसका नाम कुछ था, मैं भूल गया, सॉरी. बट एक पॉइंट है यहाँ पर जिस पॉइंट को भारत के सोल्जर्स ने कैप्चर कर लिया, तो वो एक हाइट के ऊपर है. इट्स लाइक दिस. तो आप यहाँ पर इंडियन सोल्जर्स हैं, तो यहाँ पर चाइनीज़ सोल्जर्स हैं, तो पत्थर भी मारोगे तो उनको लगेगा. तो ऐसी एक सिचुएशन में हम पहुँच गए थे. तो वहाँ से फिर हम वापस क्यों आ गए? क्योंकि भारत चाहता है कि अप्रैल से पहले की जो सिचुएशन थी, अप्रैल 2020 से पहले की जो सिचुएशन थी, वो सिचुएशन में दोनों साइड्स चले जाएं. तो अगर हम चाहते हैं कि चाइना भी वो पहली प्री अप्रैल सिचुएशन में चला जाए, तो उसके लिए भारत को भी तो आना पड़ेगा ना. अप्रैल 2020 से पहले भारत उस पर्टिकुलर रेंज पर नहीं था. और दूसरी चीज़ ये कि जो ब्लेम कर रहे हैं, तो इस बार भारत की आर्मी ने इस पर्टिकुलर रेंज को भी एक्वायर कर लिया, वहाँ पर भी पहुँच गए. तो क्या सरकार और आर्मी के तालमेल के बिना ये सारी चीज़ें हो सकती हैं? द आंसर इज़ नो. तो रादर देन कमेंडिंग हमारी जो मिलिट्री और एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्ट्री ने जो काम किया है उसकी प्रशंसा ना करते हुए निंदा जो है वो की जा रही है. मूविंग ऑन, Delhi's administration as the tail wagging the dog. इस विषय के बारे में हमने इससे पहले भी चर्चा की थी. ये टॉपिक
के बारे में अगर नए स्टूडेंट्स को ये लग रहा है कि ये सरकार के तरफ की बात हो रही है, तो यहाँ पर सेंट्रल गवर्नमेंट के खिलाफ बात होगी. वी आर नॉट अगेंस्ट और विथ एनी पर्टिकुलर पॉलिटिकल पार्टी. किसी भी पॉलिटिकल पार्टी के साथ या फिर उसके विरोध में नहीं है. राइट, वी आर न्यूट्रल. तो यहाँ पर देखिए कि हमारे देश में प्रेसिडेंट्स और गवर्नर्स तो है नहीं. अब सॉरी, हमारे देश में कोई राजा तो है नहीं. हमारे देश में तो प्रेसिडेंट हैं और गवर्नर्स हैं. एक प्रेसिडेंट है और हर एक राज्य के गवर्नर हैं. अब दो ऐसी जगहें हैं, एक है पुडुचेरी और एक है दिल्ली, जहाँ पर आपको लेफ्टिनेंट गवर्नर देखने को मिलते हैं. ख़ास करके दिल्ली के लेफ्टिनेंट गवर्नर की बात करें तो ये प्रेसिडेंट और दूसरे गवर्नर से भी बहुत ही पावरफुल हैं. जिस प्रकार से एक बिल जो सरकार ने पास किया है, सेंट्रल गवर्नमेंट ने, जो पार्लियामेंट में एक बिल पास हुआ है, ये बिल को अगर आप पढ़ेंगे, और आज हम इसको डिस्कस यहीं पर कर भी रहे हैं, तो लेफ्टिनेंट गवर्नर जो हैं उनसे ताकतवर तो ना तो प्रेसिडेंट है ना तो गवर्नर है. क्योंकि प्रेसिडेंट और गवर्नर्स जो होते हैं उनको कैबिनेट ऑफ मिनिस्टर्स की सलाह के ऊपर काम करना है. अब गवर्नर को हटाने का काम प्रेसिडेंट करते हैं, उनको अपॉइंट भी प्रेसिडेंट करते हैं. लेकिन अगर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उनके जो कैबिनेट मिनिस्टर्स हैं, या फिर आप कह सकते हैं कि ये जो टीम है एग्जीक्यूटिव्स की, ये जब भी प्रेसिडेंट को जो भी कहेगी वो करना पड़ेगा. अगर प्रधानमंत्री साहब प्रेसिडेंट को ये कहते हैं कि आप इस पर्टिकुलर व्यक्ति को यहाँ से गवर्नर पोजीशन में से हटा दीजिए, तो फिर प्रेसिडेंट साहब को वो करना ही है. वो ऑर्डर इश्यू करना ही है. उसमें कोई क्वेश्चंस नहीं पूछे जा सकते या फिर वो मना नहीं कर सकते. राइट, ये अच्छी भाषा में आप कह सकते हैं एक प्रकार का आदेश ही मिला है प्रधानमंत्री से कि आपको ये काम करना है. गवर्नर्स के साथ भी यही होता है कि अगर इलेक्टेड, क्योंकि हम चीफ मिनिस्टर्स, हम एमएलएज को इलेक्ट करते हैं, और हमारे एमएलएज जो होते हैं वो एक चीफ मिनिस्टर को, अपने में से किसी एक व्यक्ति को जनरली स्पीकिंग चीफ मिनिस्टर बना देते हैं. और ये हमारे द्वारा, यानी कि लोगों का जो भी ओपिनियन है, वोट है, उस हिसाब से सरकार बनती है. तो एक ऐसा व्यक्ति जिसको किसी ने अपॉइंट किया है, प्रेसिडेंट ने अपॉइंट किया है, तो ऑफ कोर्स उसके पास इतने ज़्यादा पावर्स नहीं होने चाहिए, क्योंकि वी आर लिविंग इन डेमोक्रेसी. अब इस आर्टिकल में पूरी एक हिस्ट्री दी गई है और काफ़ी इन्फॉर्मेशन आपको यहाँ पर मिलेगी. जब कॉन्स्टिट्यूशन फोर्स में आया उस टाइम पर 4 प्रकार के स्टेट्स थे, ए, बी, सी और डी. इसमें जो सी और डी हैं उसमें चीफ कमिश्नर्स होते थे और लेफ्टिनेंट गवर्नर्स होते थे, और इनमें कोई असेंबली नहीं होती थी, लेजिस्लेटिव असेंबली नहीं होती थी. तो वहाँ पर ना तो कोई चीफ मिनिस्टर थे ना तो कोई मिनिस्टर्स थे. दिल्ली जो है वो हमारा नेशनल राजधानी रहा है. राइट, नेशनल कैपिटल है. तो ऑफ कोर्स ये किसी एक पर्टिकुलर राज्य की बात नहीं है, ये पूरे देश की बात है, क्योंकि इट इज़ ए नेशनल कैपिटल. अब दिल्ली को राज्य इसलिए नहीं बनाया गया क्योंकि अगर दिल्ली को एक स्टेट बनाया जाता तो फिर वो दूसरे राज्य के मुकाबले बहुत ही पावरफुल हो जाता, या फिर प्रीडोमिनेंट हो जाता, कि राज्य जो हैं सारे के सारे राज्य इक्वल हैं, बड़े छोटे हैं लेकिन सभी राज्य राज्य हैं. तो दिल्ली जो है वो ज़्यादा पावरफुल हो जाता. दूसरी चीज़ कि नेशनल कैपिटल जो है उसमें आपकी इंटरनेशनल बहुत सारी बॉडीज़ रहती हैं, फिर एम्बेसीज़ होती है वहाँ पर. तो ये सारी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए और सेंट्रल गवर्नमेंट जो है उनके भी मीन्स नेशनल इंटरेस्ट को ध्यान में रखते हुए फिर ये तय किया गया कि दिल्ली जो है उसको एक स्टेट नहीं लेकिन उसको एक प्रकार से एक सी कैटेगरी में रखा जाए. ये एक पार्ट सी जो है वो स्टेट बनाइए दिल्ली. इसकी पॉपुलेशन कुछ 14 लाख थी और 1951 में फिर वहाँ पर डिमांड हुई, और मीन्स डिमांड तो चल रही थी, बातचीत हो रही थी. फिर 1951 में एक लेजिस्लेटिव असेंबली क्रिएट की गई और यहाँ के पहले चीफ मिनिस्टर बने 1952 में चौधरी ब्रह्म प्रकाश. चौधरी ब्रह्म प्रकाश साहब जो हैं उनका उस टाइम के जो चीफ कमिश्नर थे और यूनियन होम मिनिस्टर गोविंद बल्लभ पांत के साथ बहुत अनबन रहती थी, स्टैंड ऑफ रहता था. और फिर फाइनली 1955 में उन्होंने अपना रेजिग्नेशन दे दिया.
1956 में स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट आया और उसके बाद ये ABCD को दो कैटेगरीज में कन्वर्ट किया गया, एक राज्य और एक केंद्र शासित प्रदेश यानी कि यूनियन टेरिटरीज। दिल्ली जो है वो यूनियन टेरिटरी बन गया और उसके एक एडमिनिस्ट्रेटर जो है वो अपॉइंट किए जाते थे बाय प्रेसिडेंट। लेकिन वहाँ के लोग जो हैं वो इस चीज़ को लेकर खुश नहीं थे। वो डिमांड करते रहे, वो कहते रहे कि यहाँ पर कुछ हमें रिप्रेजेंटेटिव जैसा होना चाहिए एक्सेट्रा। फिर दिल्ली एडमिनिस्ट्रेशन एक्ट 1966 लाया गया और फिर एक मेट्रोपॉलिटन काउंसिल जिसमें 56 इलेक्टेड मेंबर्स थे और जिनका इलेक्शंस होता था और 56 सीट्स को ऐसे भरा जाता था और 5 जो हैं ये नॉमिनेटेड मेंबर्स थे। फिर भी लोग जो हैं उनकी डिमांड रही कि हमें चाहिए कि एक अलग राज्य बने एक्सेट्रा। और फिर 87 में बालकृष्णन कमेटी को गठित किया गया। 1989 में इस बालकृष्णन कमेटी ने एक रिकमेंडेशन दिया। रिकमेंडेशन ये था कि दिल्ली को एक यूनियन टेरिटरी बनाया जाए, लेकिन इसमें एक लेजिस्लेटिव असेंबली की स्थापना हो जिसमें काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स हों और उनके पास कुछ पावर्स होने चाहिए, सेंट्रल गवर्नमेंट के पास कुछ पावर्स होने चाहिए। तो एक फाइन बैलेंस यहाँ पर क्रिएट करने की कोशिश की बालकृष्णन कमेटी ने। 1991 में कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट किया गया और गवर्नमेंट ऑफ नेशनल 69th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट और गवर्नमेंट ऑफ नेशनल कैपिटल टेरिटरी ऑफ दिल्ली GNCT एक्ट 1991 पास हुआ और फिर यहाँ पर जो आज की सिस्टम है चीफ मिनिस्टर और ये सारी चीज़ें हमें देखने को मिली। अब सरकार जो है ये एक नया बिल लेकर आ रही है, सेंट्रल नॉट लेकर आ रही है, इनफैक्ट आज जब मैं आपसे बात कर रहा हूँ कल ये लोकसभा में से पास हो गया, राज्यसभा में तो ऑलरेडी पास हो गया था। तो द गवर्नमेंट ऑफ नेशनल कैपिटल टेरिटरी ऑफ दिल्ली अमेंडमेंट बिल 2021, ये जो बिल है इस बिल ने क्या किया, लेफ्टिनेंट गवर्नर जो हैं उनकी परमिशन के बिना इलेक्टेड सरकार जो है वो कुछ नहीं कर सकती। तो दैट्स व्हाई आई सेड कि बाकी के जो प्रेसिडेंट हैं उनको भी एक्ट एंड एडवाइस करनी है और एक्ट एंड एडवाइस के ऊपर चलना है, गवर्नर्स को भी चलना है, लेकिन यहाँ पर लेफ्टिनेंट गवर्नर जो कहेंगे वही आपको करना है। इट्स अ रिवर्स थिंग इजंट इट। दूसरी सारी जगहों पर नेशनल लेवल पर और दूसरे राज्यों में जो चीफ मिनिस्टर आपको एडवाइस देंगे उस एडवाइस को आप फॉलो करेंगे, लेकिन यहाँ पर लेफ्टिनेंट गवर्नर जो चाहेंगे वो चीफ मिनिस्टर को करना पड़ेगा। The population of Delhi, which counts among the highest in the world, will have an unrepresentative administration. आप वोट देने के लिए जाएंगे, आप किसी पार्टी को इलेक्ट करेंगे, लेकिन पावर्स जो हैं वो तो सेंट्रल गवर्नमेंट के पास रहेंगे। तो लेफ्टिनेंट गवर्नर को अगर आपको हटाना है तो सेंट्रल गवर्नमेंट को बदलना पड़ेगा। सेंट्रल गवर्नमेंट जिस व्यक्ति को चाहेगी उस व्यक्ति को LG बना सकती है। अब LG को हटाना है तो आपको नेशनल लेवल की सरकार बदलनी पड़ेगी। मैं लोगों की बात कर रहा हूँ। सरकार तो बदल सकती है, सरकार लेफ्टिनेंट गवर्नर को बदल सकती है, अगर लोग उनको बदलना चाहते हैं तो फिर सरकार बदल। तो यू कैन इमेजिन कि लेफ्टिनेंट गवर्नर जो है उसको कितना पावरफुल बना दिया है। मुझे लगता है, और इस आर्टिकल में भी ये बात है, कि ये जो बदलाव है, ये जो एक्ट हैं जो सरकार लेकर आई है, ये एक्ट, इसको डेफिनेटली कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच के सामने या फिर एक इसको कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट में डेफिनेटली चैलेंज किया जाएगा। इट्स नॉट, मुझे तो ये लॉजिकल नहीं लग रहा है। अब देखते हैं आगे क्या होता है। फाइनेंशियल न्यूज़ की बात करें तो अमेज़ॉन और फ्यूचर जो रॉ है, फ्यूचर डील जो है, उसके बीच में जो एक इश्यू हुआ था, अभी एक सिंगल जज की बेंच ने ये कहा कि क्यों ये जो किशोर बियानी हैं उनकी प्रॉपर्टीज़ को क्यों सीज़ न किया जाए, उनको 20 लाख रुपए का फ़ाइन और फिर उनको प्रिजन में क्यों ना डाला जाए, ये प्रश्न पूछे थे। तो अब दिल्ली कोर्ट ने इस ऑर्डर के ऊपर एक स्टे लगा दिया है। ये केस जो है ये सुप्रीम कोर्ट में फ़िलहाल चल रहा है और ये जो है सिंगापुर इंटरनेशनल आर्बिट्रेशन सेंटर, इसका फुल फॉर्म भी आपको पता होना चाहिए और ये भी पता होना चाहिए कि इस केस के साथ जुड़ी हुई बात में अमेज़ॉन को ये SIAC ने अमेज़ॉन यहाँ से ये ऑर्डर लेकर आया और SIAC ने ये कहा कि ये डील आगे नहीं बढ़ सकती। और यहाँ के जो हमारे लॉयर्स हैं, बियानी जो साहब के जो टीम है उनकी, ये अमेज़ॉन फ्यूचर नॉट अमेज़ॉन, ये रिलायंस और फ्यूचर की जो डील है, इस डील के साथ जुड़े हुए जो लोग हैं उनका कहना यह है कि ये
IAC जो है उसका जुरिस्डिक्शन इंडिया के ऊपर एप्लीकेबल नहीं है। अब देखते हैं आगे क्या होता है। डेडलॉक ओवर ट्रेसेबिलिटी। अब भारत सरकार ने एक बहुत ही इंटरेस्टिंग प्रपोजल रखा है कि व्हाट्सएप का जो एन्क्रिप्शन है वो एन्क्रिप्शन रहेगा, लेकिन एक जब भी आप कोई मैसेज करेंगे तो उस मैसेज में एक अल्फ़ा न्यूमेरिक हैश एडेड होगा। आई गिव यू वन एग्जांपल। मान लीजिए आपने एक मैसेज किया तो उसमें नंबर 1 है, फिर किसी और ने ये मैसेज किया तो उसको नंबर 2 दे दिया, नंबर 3 दे दिया, तो फिर जस्ट गिविंग यू रफ एग्जांपल समझने के लिए, तो ऐसा एक अल्फ़ा न्यूमेरिक हैश जो है वो हर एक मैसेज के साथ सेंड किया जाएगा और इससे इंक्रिप्शन जैसा है वैसा रहेगा, लेकिन जब सरकार को उस पर्टिकुलर किसी मैसेज के ओरिजिनेशन को ढूंढना है तो इसको ट्रेस किया जा सकता है। अब ये जो कंपनी है व्हाट्सएप, उनका कहना यह है कि 1 मिनट में कितने सारे बिलियंस ऑफ मैसेजेस क्रिएट होते हैं, तो सभी को कोड करके सभी को ट्रेस करना जो है दैट्स नॉट पॉसिबल। लेकिन सरकार जो है वो क्लियर है, सरकार गवर्नमेंट इज स्टेडफास्ट कि आपको ये रूल्स तो फॉलो करने ही पड़ेंगे, कुछ तो इसका सोल्यूशन निकालना ही पड़ेगा। डेवलपमेंट फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, नेशनल बैंक फॉर फाइनेंसिंग इंफ्रास्ट्रक्चर एंड डेवलपमेंट बिल 2021 गवर्नमेंट ने इसको इंट्रोड्यूस किया है लोकसभा में। उसमें बात है कि सरकारी डेवलपमेंट फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस क्रिएट किए जाएंगे, प्राइवेट भी किए जाएंगे, और ये है कुछ इन्फोग्राफिक में इंफॉर्मेशन। इससे पहले भी हमने डिस्कस किया था, ये रिवीजन के तौर पर इसको फिर से एक बार देख लीजिएगा, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। दैट्स एवरीथिंग फ्रॉम माय साइड। Thank you very much for watching this video and sharing it with other friends. आज के हिंदू के फर्स्ट पेज के ऊपर ये भी एक नेशनल अवार्ड्स, जो नेशनल फिल्म अवार्ड्स है, 67th नेशनल फिल्म अवार्ड्स, तो उसके साथ जुड़े हुए कुछ फोटोज एज वेल एज इंफॉर्मेशन आपकी स्क्रीन के ऊपर है। एंड दैट्स एवरीथिंग फ्रॉम माय साइड। थैंक यू वेरी मच फॉर watching this video. And I'll see you tomorrow. Till then, enjoy your studies. God bless you all. Jai Hind.